हम लोग यहाँ पे वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी इसका और एक एडवांटेजेस क्या है, ड्यू टू दैट योर सिस्टम बिकम फास्टर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन में एक साथ में एक ही प्रोसेस चलती रहती है, वो रुक गई तो रुक गई, सीपीयू खाली बैठा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मुझे बहुत सारी प्रोसेस करनी है या फिर प्रोग्राम रन करने हैं, तो मैं एवरी टाइम आई विल मॉनिटर द आई मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम फिर मॉनिटर द सीपीयू। if program 1 or task 1 or process 1 is suspending or going into wait state, then what OS will do, it will select the job, process, program or task from second queue, that is the second process. It means your CPU will be always busy। मतलब क्या होगा, विदाउट कंटेक्स्ट स्विचिंग एक साथ में एक ही काम करेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रोसेस रुक गई तो दूसरा कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो पहली कर, दूसरा रुक गया तो पहली कर रहा है, तो आपका ओवरऑल प्रोसेसिंग कैसे हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। अभी डिसएडवांटेज क्या है, डेडलॉक और पुअर ओवरलोड। ये आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा दे देता हूँ। डेडलॉक मतलब क्या है, एक ऐसा लॉक जिसका कोई अंत नहीं, नेवर एंडिंग। मीन्स मान लो कि मैं एक क्लासरूम में हूँ और मेरा दरवाजा लॉक है, मेरे दरवाजे की चाबी है हार्दिक सर के पास, लेकिन हार्दिक सर दूसरे क्लासरूम में और वो लॉक है। अभी मैं हार्दिक सर को फोन करके बोलता हूँ, हार्दिक सर मेरा लॉक खोलो, तो बोलते अरे सर पहले आप मेरा लॉक खोलो। अभी मैं उनके पास चाबी लेके खोलने जाऊँ तो डोर, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लॉक में फंसा हुआ हूँ। मैं उनको बोलूँगा तू चाबी लेके आ, तो वो क्या होगा, वो मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि लॉक है। मतलब एक नेवर एंडिंग स्टेट पे चला जाता है, या फिर चला जा सकता है कहाँ पे, डेड लॉक में। ये आपको सिलेबस में इतना डीप में नहीं है, आगे चलके थोड़ा सा पार्ट आएगा। सेकंड पॉइंट भी नहीं है, लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो कौन सा है, तो इट इज द, क्या बोल सकते हैं उसको, ओवरवेट या फिर ओवरलोड होता है। ओवरलोड मतलब क्या है, ऐसा कुछ तो काम जो करने से आपका फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि एक बुक में पढ़ रहा हूँ क्लास में बैठ, मैं क्या करूँगा, बेंच नंबर 1 पे एक पेज पढ़ूंगा, फिर मैं क्लास के 10 चक्कर काटूंगा, फिर बेंच नंबर 2 पे जाऊंगा, फिर मैं 3 चक्कर काटूंगा, फिर बेंच नंबर 4 पे। ऐसा है क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ ना, इट इज जस्ट टाइम पास। वो उसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला है। आउटपुट कौन से चीज का है, खाली जो मैं पढ़ूंगा वो नहीं। यहाँ पे प्रोसेस और सीपीयू दोनों के बीच में अच्छी चीज क्या है, कि सीपीयू कभी भी खाली नहीं बैठता, वो एडिशनल काम नहीं करता, वो एक साथ में दो काम नहीं कर रहे, वो एक काम चल रहा है और एक खाली छोड़ता है, कभी दूसरा अटैच करता है उसको, दूसरा रुकता है तो पहला वाला अटैच करता है। मीन्स देयर इज नो एडिशनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, तो ओनली प्रॉपर यूटिलाइजेशन इट इज सीन, या फिर इट इज द टेकन, we take care that CPU should not sit idle और CPU should not be free। ये सीपीयू बैठा हुआ है क्योंकि वो तो सबसे अपना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ से यहाँ पे कोई एडिशनल चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है खाली मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है, नहीं तो किसी और का हो रहा है। दोनों का साथ में होता तो वो ओवरलोड प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइदर ऑफ वन, आइदर प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा, ओवरऑल के कंटेक्स्ट स्विच क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, स्विचिंग कैसे काम करता है, डायग्राम देखे, स्टेप्स देखे, एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे। ये सब आपको दो पार्ट में पूछा जा सकता है, ओवरऑल 8 to 10 मार्क। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंटेक्स्ट स्विच एंड इट्स वर्किंग, ये 4 या 6 मार्क के लिए रहेगा। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंटेक्स्ट स्विच, और खाली इतना भी आएगा कि ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम ऑफ द कंटेक्स्ट स्विच। तो आपको ड्रॉ कौन सी करनी है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्या है डायग्राम में, कुछ भी नहीं है, वापस से समझा देता हूँ। प्रोसेस P1 सिंपल है, समझ करो, आखिरी बार बोलता हूँ, देखो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी, उससे चाहिए माउस,
वो रिक्वेस्ट की माउस के लिए, लेकिन माउस अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, वेट हो जाएगी। लेकिन वो वेट होते होते लिख के जाएगी, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला कौन है, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। किसका, P1 का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस कौन सी है, तो PCB1। प्रोसेस 1 को सेव कर दी मैंने स्टेट। अभी मेरे पास रिकॉर्ड है कि प्रोसेस 1 कहाँ तक हुई थी। अभी मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा, प्रोसेस 2 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, तो प्रोसेस 2 कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था ये इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं चेक करूँगा, और जहाँ पे उसने लास्ट में लेफ्ट किया था वहां से उसको क्या करूँगा, रीलोड करूँगा। ये रीलोड करेगा, मतलब PCB2 चल रहा है। अभी PCB2 को चाहिए कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट है, मेमोरी नहीं है तो वो वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा। यहाँ तक उसने एग्जीक्यूशन किया, दिख रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग। ये एग्जीक्यूट होने के बाद कोई तो सिस्टम कॉल आया या फिर इंटरप्ट आया, मतलब उसको डिस्टर्ब किया, तो वो कहाँ पे चला गया, सेव स्टेट। तो ऐसे ही नहीं जाता वो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ वहां तक उसको कंप्लीट करके छोड़ के जाना है। वो सेव स्टेट करने के लिए कहाँ पे चला जाता है, तो PCB2। PCB क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली सारी सारी चीजों को मेंटेन रखता है या फिर स्टोर करके रखता है, वहां पे गया। अभी CPU के पास कुछ काम नहीं है, तो वो कहाँ पे जाने वाला है, प्रोसेस 1 के पास जाने वाला है। लेकिन प्रोसेस 1 तो बोलेगी कि अरे मेरी कहाँ तक कंप्लीशन हुआ था, तो कहाँ तक हुआ था, तो वो उसका डायरी निकालेगी, लेकिन उसकी डायरी कौन सी है, PCB1, ये उसकी डायरी है, वहाँ पे उसको मिल जाएगा तो मैंने लास्ट स्टेप कहाँ पे छोड़ी थी, कहीं पे तो छोड़ी थी। उसके आगे मुझे जाना है, इसके लिए क्या कर रहा है वो, रीलोड। क्या कर रहा है, रीलोड स्टेट, स्टेट मतलब कहाँ तक पहुंचा था वो, कहाँ से कर रहा है, PCB1 से, मतलब दो मेरे पास डायरिया है, एक PCB1 और PCB2। PCB1 प्रोसेस 1 का डेटा मेंटेन कर रही है और PCB2 प्रोसेस 2 का डेटा मेंटेन कर रही है। ऐसा कर करके CPU यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्या होता रहता है, उसका स्विचिंग होते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। और ये कंटेक्स्ट स्विचिंग में एडिशनल वर्क होता है क्या, नहीं। देखो, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 साइड बाय साइड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 या फिर 2 या फिर 1, इसीलिए ये क्या वर्ड है, इसको ओवरलोड है। यानी क्या है, बहुत सारी एनर्जी किसमें जाती है या फिर क्लॉक साइकिल वेस्ट किसमें होते हैं, ये CPU यहाँ से यहाँ पे आता है, सेव स्टेट करो, यहाँ पे जाओ, मैं पेजेस टर्न करके रखूँ या फिर मार्किंग करके रखूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं पढ़ूंगा वो इम्पोर्टेंट है। दो बुक लेके पढ़ रहा हूँ मैं, एक बुक पढ़ा, पेज को फोल्ड मारा, रख दिया, दूसरा बुक लिया, पढ़ा, फोल्ड मारा, तो इम्पोर्टेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो। बुक लेके फोल्ड मार रहा हूँ, फोल्ड मार के वापस रख रहा हूँ, ये सब क्या हो गया, स्विचिंग वाला प्रोसीजर हो गया। और ये स्विचिंग किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो आपके हार्डवेयर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। और ये ओवरलोड चीज है, मतलब सेम साइड पे वो दूसरा इफेक्ट क्या करेगी, ये कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर सकती है। कि काम बहुत हो रहा है लेकिन आपके सामने आउटपुट क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे एक साथ में दो प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे एक साथ में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। खाली इसका बेनिफिट क्या है कि नॉर्मल चीज पे, नॉर्मल कंसेप्ट पे एक बार में प्रोसेस 1 ही एग्जीक्यूट होती, अगर वो रुकती तो CPU ऐसा ही बैठे रहता कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन वो टाइम का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट स्विच। तो प्रोसेस 2 को तभी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, प्रोसेस 2 यहाँ पे खाली बैठती है तो प्रोसेस 1 को मैं ज्वाइन करता है। ये है आपका कंटेक्स्ट स्विच, जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो खाली याद रखना है प्रोसेस। तो प्रोसेस कितनी लगने वाली है, दो प्रोसेस। प्रोसेस एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, CPU। CPU में की इंफॉर्म CPU एग्जीक्यूट किसके ऊपर करेगा, प्रीवियस कुछ स्टेट सेव है तो, नहीं तो न्यू स्टेट। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे प्रीवियस स्टेट है ऐसा हम लोग ने बताया है, लेकिन वो प्रीवियस कहाँ पे थी, इसके लिए उसकी मेमोरी, मतलब ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, तो PCB। समझा, कुछ भी डाउट रहेगा कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एग्जाम में आता है
याद करो, जैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक खुद को मार्क करता है ना सेव स्टेट, वैसे इसी तरह से इसको भी मार्क करके रखो कि एग्जाम में आने वाला ही है। ये आया तो कम से कम आपको 6 या 8 मार्क के लिए आएगा, उसमें से आपको 5 या 7 मार्क तो 5 या 6 मार्क तो एटलीस्ट मिलने चाहिए। थैंक यू।